ठीक है, न्यू टॉपिक हाइड्रोजन। स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, ठीक है। देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जो होता है उसका पोजीशन तो फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में, है ना। इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो एल्कली मेटल्स और हेलोजन दोनों से मैच करता है। तो जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में भी मिल सकता है, वो H- के फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर H+ के फॉर्म में मिल रहा है मतलब वो एल्कली मेटल वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट। और H- के फॉर्म में है, इसका सिंपल सा मतलब है वो हेलोजन वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल को मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है, ठीक है। बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो इन जनरल H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। और क्योंकि H2 जो है उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव होता है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दो स्मॉल साइज के एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलिए, जितने भी डायटोमिक बॉन्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल में H2 का ही बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, एक्सेप्ट HF। मतलब HF सबसे ज्यादा है। HF ज्यादा क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका इसका जो बॉन्ड एनर्जी है सबसे ज्यादा होता है HF का। HF के बाद H2 आता है, ठीक है। फिर H2 के बाद बाकी सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप चाहे तो दोनों एटम सेम हो, चाहे दोनों एटम डिफरेंट हो, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। मैं सीधा बात करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 की बात करेंगे बेटा, हम इसको डाई हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। इसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो इसके प्रिपरेशन को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें एलिमेंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं किस ऑर्डर में होता है। मैं लिख देता हूँ पहले। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, कैल्शियम है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आएगा, मैंगनीज आएगा, जिंक, क्रोमियम, फिर Fe+2 सॉरी, फिर कैडमियम आएगा, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर टिन है, फिर Pb है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर Ag+2 है, फिर मर्क्यूरी है, और लास्ट में सिल्वर है। ये हाइड्रोजन को आप देखिए, ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इस तरीके से लिखे हैं बेटा, एक लाइन में नहीं आ पाए तो मैंने इस तरीके से लिख दिया इनको, है ना। ये पहले ये है, ये नीचे जा रहा, फिर वहां से मतलब कैडमियम के बाद फिर कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, वो सब है, ठीक है। तो ये सब जो है टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है इनमें, हाँ Fe+2 नहीं Fe+3 हो जाएगा वो, ठीक है। वो Fe+3 है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम हो क्या हो रहा है मैं बता दूं आपको। टॉप टू बॉटम बेटा जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। और रिडक्शन पोटेंशियल अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा बताया जाएगा नहीं, इतना ध्यान रखना है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसी का रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसी का रिडक्शन होगा। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन H2 से ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो भी एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो बाकी जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन के नीचे उनका रिडक्शन हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, प्रिपरेशन की बात कर रहा था मैं यहीं पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2 की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेथड था वो यही है, एसिड से कैसे प्रिपेयर करते हैं उसे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो FeSO4 + H2 बनता है। एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन आप देख सकते हैं, Fe जो है 0 से +2 चला गया,
क्या, और हाइड्रोजन जो है वो +1 से 0, क्या हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा आयरन के सामने? हाइड्रोजन का रिडक्शन आयरन के सामने तभी होगा जब आयरन उससे ऊपर हो। समझ रहे आप? हाइड्रोजन का जो रिडक्शन है वो तभी होगा जब जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है Fe+2, साफ दिख रहा है, राइट। इसी में मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि कॉपर प्लस H2SO4 में क्या रिएक्शन होगी, क्या इससे मुझे CuSO4 प्लस H2 मिलेगा क्या? आप बोल दोगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर नीचे है, रिएक्शन ही नहीं होगी, राइट। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आई होप इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसी रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको ये क्या बोलते हैं, हाँ, मैग्नीशियम दिख रहा है और मैंगनीज दिख रहा है, राइट। ये दोनों जो होते हैं ये HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट बना लेते हैं, उनके खुद के नाइट्रेट बना लेते हैं और H2 भी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? H2 रिलीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, मैंने एसिड जो लिया वो क्या लिया मैंने? H2SO4 लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया। मैं डाइल्यूट HCl भी ले सकता था, मैं डाइल्यूट HCl ले सकता हूँ, मैं डाइल्यूट H2SO4 ले सकता हूँ, बट मैं डाइल्यूट HNO3 नहीं लूंगा। मैं HNO3 नहीं लूंगा क्योंकि HNO3 क्या है, एक एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये ऑक्साइड लेयर बना लेगा मेटल सरफेस पे, ये मेटल की सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बना लेगा, इसलिए अवॉइड करते हैं HNO3 को। HCl या H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, और जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट है ना, वो क्या करेंगे, इस डाइल्यूट एसिड के साथ H2 गैस इवॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा दिख रहा है सबको जो भी मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है? ओके ठीक है। तो ये डाउट पूछा किसने अभी? विनायक बेटा, इंटरनेट चेक कर अपना। ठीक है, बहुत कुछ लिख दिया मैंने। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, नोट्स नहीं मिलेगा, इसका नोट्स नहीं है, मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, खुद से बोल रहा हूँ, जो बताऊंगा सब कुछ बट मॉड्यूल ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लास्ट लास्ट में क्या है वो मैं समझाता हूँ। लास्ट में लिखा है बेटा कि डाइल्यूट HCl नहीं यूज करेंगे, सॉरी यूज करेंगे, डाइल्यूट HCl यूज करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे, डाइल्यूट HNO3 यूज नहीं करेंगे एसिड की जगह। ठीक है, क्या बोला? Fe+2 प्लस बेटा वो भूल जा उससे। ठीक है, Fe+2 दिख रहा है ना तेरे को सॉल्यूशन में? Fe+2 हाइड्रोजन दिख रहा है ना, सिंपल। ठीक है, तो वो उससे ऊपर है Fe+2, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, डाइल्यूट HNO3 इसलिए नहीं क्योंकि डाइल्यूट HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करता है, मेटल की सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। ठीक है, मेटल की सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। ठीक, बेटा इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है। स्लाइड अगर पूरा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है चेंज करूंगा मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बच्चे नहीं हो तुम लोग, हर बात में बताऊंगा, है ना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल। बेटा नोट्स यही तो नोट्स है, कितना नोट्स? हाइड्रोजन का कोई नोट्स नहीं है। ठीक है, उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास नोट्स बनाने का। इस बार तुम्हें मेहनत करना है, पहले ही बोल रहा हूँ, बाद में बोलना मत मुझे कुछ भी। ठीक है, पहला एसिड्स का हो गया। बेटा नो नीड, एक एग्जांपल रिडक्शन का दिया, एक नहीं दिया। मैंने बोला ना हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है सबका रिडक्शन होगा, तो 50 हर एक एलिमेंट का रिएक्शन लिखना जरूरी है क्या? नहीं, राइट। तो हैव सम कॉमन सेंस। चैप्टर बहुत बड़ा है ना। लेट मी टीच, है ना, मुझे मत सिखाओ तुम लोग। बाय एल्कलीज, एल्कलीज की बात कर रहा हूँ मैं। एल्कलीज में ध्यान से सुनना, एल्कलीज मतलब ये मैं NaOH या KOH की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली हम NaOH की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, सुनते रहना। कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक मेटल्स में कौन कौन आता है ये बात ध्यान रखना। एम्फोटेरिक मेटल्स में आता है बेरिलियम, आता है जिंक, आता है एल्यूमिनियम, आता है सिलिकॉन, आता है और ठीक है टिन आता है, लेड आता है और क्रोमियम+3 भी आता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एम्फोटेरिक मेटल्स में होते हैं। ये सब करते क्या है, जैसे Zn की मैं बात करूँ तो ये सब क्या है, Zn जो NaOH के साथ रिएक्शन करता है
ठीक है। तो NH के साथ रिएक्शन करके वो बनाता है Na2ZnOH का होल 4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सा है। एक्चुअली में इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड है Na2ZnO2, इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इसको बोला जाता है। एग्जैक्टली जिंक कैसे कर रहा है, एल्यूमिनियम भी करेगा। एल्यूमिनियम भी जो है NH के साथ रिएक्शन करके बनाता है NaAlOH का होल 4 बनाता है। ये कंपाउंड को एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे NaAlO2, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, सभी एलिमेंट्स जो मैंने लिखे हैं एम्फोटेरिक वाले सभी हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे जब वो NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो। ठीक है, ये आई थिंक ये वाली बात जो है यहाँ पे क्लियर होगी। एक और बात, मैंने जैसा बोला कि एम्फोटेरिक है ये सब एम्फोटेरिक है, राइट। एम्फोटेरिक का मतलब सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन करने पे नहीं, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक है, एम्फोटेरिक है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है AlCl3 बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। टिन जो है जब NH के साथ रिएक्शन करता है तो Na2SnO3 वाला कंपाउंड बनता है। जब लेड रिएक्ट करता है तो बनता है Na2PbO3। मैं बात कर रहा हूँ NH के साथ रिएक्शन पे। ठीक है, और बेरिलियम जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है Na2BeO2। ठीक है, सबके नेम के लिए आप मॉड्यूल रेफर कर लीजिएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ मॉड्यूल तो पढ़ना ही है हमें। ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व हो साथ में। तो ये एल्कलीज का सीन हो गया। एल्कलीज के बाद जो थर्ड पॉइंट आता है बेटा वो है फ्रॉम वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है ना। वाटर के साथ रिएक्शन में 3 केसेस हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड वाटर की। ठीक है, कोल्ड वाटर जो है उसका टेम्परेचर होता है बेटा 7 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड वाटर में आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि आप हीट नहीं दे रहे, आप एनर्जी नहीं दे रहे। आप एनर्जी नहीं दे रहे तो आपको मेटल ऐसा चाहिए जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे कौन से मेटल हैं, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो सब क्या है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ। ठीक है, और क्या बनाते हैं, उसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस H2 गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक, हाँ ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल में एल्कली मेटल्स का रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होता है, तो डायरेक्टली इसको वाटर में नहीं डाल सकते, नहीं तो एक्सप्लोजन जैसा हो सकता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, एक्सोथर्मिक होगा। हम क्या करते हैं, अमलगम यूज करते हैं इनका। ठीक है, हम इनका अमलगम यूज करते हैं बेटा। अमलगम मतलब मर्क्यूरी मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, इनका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, रिएक्टिविटी कम होने से क्या होता है, प्रोडक्ट तो फाइनली वही मिल रहा है, रिएक्टिविटी कम हो गया तो एक्सप्लोजन के चांसेस कम हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। Alkali metals plus alkaline earth metals plus H2O gives hydroxide plus H2 gives a hydroxide plus H2। और एल्कली मेटल्स का रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा है, तो 7 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा, 7 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेंशन मत लो, जो ऐसा लग रहा है तुम लोगों को हैंड राइटिंग सही नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा, सब मॉड्यूल में लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, सब मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से मैं आपको मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, बस ये समझ लो, ताकि तुम्हें मॉड्यूल समझ में आ जाए पढ़ोगे तो। सिंपल सी बात है, कुछ पॉइंट्स थोड़े नए भी है ना, तो सुनना है बस तुम लोगों को। पॉइंट 3 में क्लियर हुआ हमें, कोल्ड वाटर का सीन क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हॉट वाटर के साथ क्या होगा। हॉट वाटर मतलब ऑलरेडी टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है तो मतलब आपको मेटल ऐसा चाहिए जिसका रिएक्टिविटी मॉडरेट हो तो भी चलेगा। अच्छा, मॉडरेट रिएक्टिविटी के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले एक बार मैं इस सीरीज पे जाता हूँ और इस सीरीज पे मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। जैसे हाँ, आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग के जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर वाले जो है वो हाईली रिएक्टिव है।
है ना। फिर मॉडरेट आते हैं और सबसे लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव है उसमें कौन आ रहा है, देखो आप, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स ये आ रहे हैं हाईली रिएक्टिव में। मॉडरेट में कौन आता है, ये मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, है ना, मैंगनीज, जिंक, ये सब आ रहे हैं उसमें मॉडरेट में। तो मैं बात कर रहा था हॉट वाटर की, बात कर रहा था बेटा। हॉट वाटर में क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम मॉडरेट में आ रहा है, एल्यूमिनियम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में है, ठीक है। उसके अंदर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ही है सिर्फ, है ना, हाईली रिएक्टिव में, ठीक है। और देखो ये रिएक्टिविटी भी किसके लिए रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, वाटर के लिए रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम को आप हाईली रिएक्टिव में कंसिडर करते हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट, है ना, किसके लिए रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वाटर के लिए रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद एल्यूमिनियम से, है ना, जो भी है वो सब क्या है, मॉडरेट में आ जाएंगे, और मॉडरेट के बाद फिर आपको पता ही है लिस्ट रिएक्टिव है। बिल्कुल बेटा, आप लिथियम की और सोडियम की बात कर रहे हैं ना, लिथियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं ना, तो आप उनका रिडक्शन पोटेंशियल देख के बता सकते हैं कि कौन वाटर में ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। हम्म चलिए, हॉट वाटर की बात कर रहा था मैं। हॉट वाटर में क्या होगा, जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और जिंक, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, सभी के सभी वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका खुद का ऑक्साइड बना लेंगे, और ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियरली मैं लिख देता हूँ, कौन कैसा ऑक्साइड बनाएगा, सब लोग अच्छे से जानते ही हैं, है ना। MgO होगा, इसका Al2 होगा, इसका Mn2O3 होगा, इसका ZnO होगा, है ना, सब अपने अपने ऑक्साइड बना लेंगे। उसके बाद आता है स्टीम के साथ ना, स्टीम, अच्छा, हॉट वाटर का टेम्परेचर बेटा 25 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 90, और स्टीम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इसमें कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आएंगे बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं, हाँ, जैसे आयरन, फिर तो कोबाल्ट, कैडमियम, निकल, लेड, टिन, सब है, बहुत सारे आएंगे। तो जैसे मान लो कि मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, और स्टीम के साथ रिएक्शन करके वो क्या करता है, उसी का ऑक्साइड बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी अल्टीमेटली देखो, सभी, चाहे लीस्ट हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाईली रिएक्टिव हो, सभी अपने ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। बट द थिंग इज कि कहाँ पे टेम्परेचर का वाटर क्या चाहिए वो ध्यान रखना है। सब जगह प्रोडक्ट सेम है, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप ये वाली बात जो है समझ आ गई होगी, है ना, एल्कलीज में। चलिए, वाटर के साथ रिएक्शन पे मैं आपको बता दूं, वाटर के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम की बात की। मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ आयनिक हाइड्राइड की, ठीक है। जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना, हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है। जैसे मैं CaH2 की बात करूँ, कैल्शियम हाइड्राइड की बात करूँ, ठीक है, या फिर मैं सोडियम हाइड्राइड की बात करूँ, जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस में ये क्या है, कैल्शियम +2 है, हाइड्रोजन पे -1 है बेटा। तो कैल्शियम तो क्या ले जाएगा, कैल्शियम तो ऑक्साइड ले जाएगा, तो कैल्शियम, सॉरी, हाइड्रोक्साइड ले जाएगा, ये बन गया। और जो हाइड्रोजन पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव H+ यहाँ से लेके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही NaH जो है, सोडियम हाइड्राइड, वो भी क्या करेगा, उसके भी हाइड्रोलाइसिस से बेटा NaOH + H2 गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। ये सब आयनिक हाइड्राइड है। CaH2 की बात करें, कैल्शियम हाइड्राइड का कॉमन नेम हाइड्रोलिथ है, इसे हाइड्रोलिथ भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना? जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ध्यान रखनी है हमें, है ना। देखो हाइड्राइड जो भी है, सिंपल सी बात है, मैं एक बार बता देता हूँ, कैल्शियम +2 और H- हाइड्राइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब H+ और OH-। तो ये देखो, ये 5th क्लास का लॉजिक है, ये देखो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 बन गया, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया हमें ना। हमने पहले बात की बेटा एसिड की बात की, फिर हमने एल्कलीज की बात की, फिर हमने वाटर के साथ बात की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है ना, फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुना, आप प्योर हाइड्रोजन की बात करेंगे। आप प्योर हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। मेथड्स टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन,
सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर बोल सकते हैं या वाटर बोल सकते हैं, सिंपल चलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलिए या एसिडिफाइड वाटर बोलिए, चलेगा। देखो वाटर जो होता है बेटा वो करता क्या है, वाटर जो है हमें पता है H+ और OH- देता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है आयनिक में, थोड़ा बहुत तो रिलीज करता ही है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वो एनोड बोल सकते हैं उसको कि यार इलेक्ट्रोड्स होंगे हमारे पास, कैथोड होगा एनोड होगा और वहाँ पे कुछ रिएक्शन चलेगी। ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं इस पे अभी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज, ठीक है। तो अ, हमारे पास सॉल्यूशन में दोनों आयंस है। अब रिडक्शन के लिए कौन जाएगा, रिडक्शन मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑब्वियस सी बात है H+ ही लेगा। तो H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, H2 बना लेगा। हाफ H2 बैलेंस कर लेता हूँ, है ना। नहीं नहीं, प्योर हाइड्रोजन का यही है बेटा, प्योर हाइड्रोजन का यही टेक्निक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी जो मेथड्स पहले बताया उनसे प्योर नहीं मिलेगा, प्योर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, प्योर हाइड्रोजन का यही टेक्निक है। चलिए, तो कैथोड का समझ में आ गया। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे कौन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर OH- जाएगा। बेटा OH- का एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से पता है क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। ये OH- ऑक्सीडेशन करके हाँ एग्जैक्टली, बाकी मेथड से इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। चलिए प्लीज मुझे कंप्लीट करने दो पहले, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में बेटा कैथोड पे रिडक्शन होगा, कैथोड पे H2 मिल रहा है और एनोड पे O2 गैस मिल रहा है। ध्यान रखेंगे कि सर कैथोड पे H2 मिलता है, एनोड पे O2 मिलता है एक वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। ये बात समझ में आती है, आई होप ये बात क्लियर हो गई। बेटा एनोड पे रिएक्शन OH- का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख ले ऑक्सीजन -2 से कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, ठीक है। बहुत सी रिएक्शन आएंगी ऐसी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। OH- का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वो O2 बना रहा है, ओके। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर होता है सबको। ओके ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। तो प्योर हाइड्रोजन में हमने सबसे पहले बात की इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। उसके बाद सब याद रखना है बेटा, सब नहीं नहीं, किसकी बात कर रहा है, रिमेंबर द इम्प्योरिटीज, नहीं इम्प्योरिटीज कहाँ है, इम्प्योरिटीज बेटा इम्प्योरिटीज तो मैंने बताया ही नहीं, कैसे याद रखेगा। मैंने बताया क्या साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, नहीं ना। आपको मेथड ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखना है कि किससे प्योर हाइड्रोजन मिलता है, किससे प्योर नहीं मिलता, सिंपल। साइड में क्या मिल रहा है, इम्प्योरिटी डजंट मैटर। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था, सेकंड सेकंड है मैग्नीशियम का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अरे यार ये तो शायद आप जानते हो ऑलरेडी, मैग्नीशियम का डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या बनेगा, MgSO4 + H2 बनेगा। ये तो सर सबसे पहला वाला रिएक्शन था, इसको अलग से लिखा गया मॉड्यूल में, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बाकी इसको अलग से बताने का कोई मतलब था नहीं। थर्ड जो है बेटा सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ, ये भी आपने अभी देखा कि सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके, हाँ प्योर मेथड है, सभी प्योर है, ठीक है। NaOH बनेगा + H2 बनेगा, मैं प्योर में ही तो काउंट कर रहा हूँ ना इनको। फोर्थ की बात कर लेता हूँ बेटा, फोर्थ है यूएनओज मेथड, है ना। यूएनओज मेथड जो है उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये भी सिंपल सी बात है यार। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का जब आप देखो वहां पे आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या बन रहा था, NaAlO2, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे NaOH नहीं, पोटेशियम हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, KOH के साथ, तो क्या बनेगा, सिंपल KAlO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KAlO2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन कहीं ना कहीं पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से बात करें, हाँ पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, सही बात है, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट है वो, ठीक है। तो ये जितने भी रिएक्शन है बेटा इन सबसे हम क्या कर रहे हैं, प्योर हाइड्रोजन बना रहे हैं। बट मैं सबसे आपको बात बता दूं, ये जो यूनेस मेथड है इससे आप क्या करते हैं, बहुत फास्ट तरीके से, है ना, रैपिड मैनर में आप बहुत बहुत जल्दी इससे हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं यूनेस मेथड से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा कमर्शियल पर्पस में, कि कमर्शियली आप कैसे बनाते हैं। देखो कमर्शियली जब भी कुछ भी बनाते हैं ना, तो हमारा टारगेट क्या रहता है ना, टारगेट रहता है कि ज्यादा हाइड्रोजन बनाना है ना, ज्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट में बनाना है ना। लेबोरेटरी में क्या टारगेट रहता है कि प्योर बनाए, है ना, बट कमर्शियली क्या होता है, लार्ज स्केल पे बनाना है ना हमें, तो वो हमारा टारगेट रहता है वहां पे।
ठीक है। चलिए तो देखिए कमर्शियली दो मेथड्स है बेटा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो आयरन है ना, उसका रिएक्शन करवाते हैं स्टीम के साथ। स्टीम मतलब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता क्या, उसी का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है बेटा। ठीक है, ये जो आयरन है इसका टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। इसका टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं 550 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है गैसिंग रिएक्शन। ठीक है, इसको गैसिंग रिएक्शन बोला जाता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। हाँ, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है उसके साथ क्या बना है, ऑक्साइड बना है। तो जो ऑक्साइड बना है बेटा, उसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, CO प्लस H2 का मिक्सचर। CO प्लस H2 का जो मिक्सचर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है वाटर गैस। ठीक है, CO प्लस H2 का मिक्सचर है वाटर गैस। मतलब इसका वाटर गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करता है, ये पूरा वाटर गैस जो है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ये क्या करेगा, आयरन को, आयरन जो +3 में है, +2 +3 दोनों में है शायद, राइट, समझ में आ रहा होगा। तो वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देता है, आयरन को एलिमेंटल फॉर्म में ले आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO2 में चला जाता है और H2 जो है वो H2O में चला जाता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, सेकंड वाला जो रिएक्शन है, इसको बोलते हैं विविफेक्शन। विविफेक्शन, विविफेक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन विविफेक्शन है, फर्स्ट वाला गैसिंग रिएक्शन है। हुआ क्या, हमको अल्टीमेटली हाइड्रोजन ही बनाना था सर, वो तो पहले स्टेप में बन गया। दूसरा क्यों किया बेटा, दूसरा इसलिए किया ताकि हमें आयरन वापस से मिल जाए, और आयरन एक बार फिर से मिल गया तो उसे रिसाइकिल कर लेंगे, वापस से उसे यूज करके रिएक्शन चलता रहेगा। ठीक है, आयरन जो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है उसको वापस से हमने आयरन में एलिमेंटल फॉर्म में लाके उसे वापस से रिसाइकिल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई है। लेंस प्रोसेस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉस प्रोसेस, लास्ट स्लाइड लीजिए। बिल्कुल बेटा, आपने आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कैसे होगा बेटा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोक्साइड में भी +1 पे ही है हाइड्रोजन, और वाटर में भी हाइड्रोजन +1 पे ही है। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, आप कैसे बोल सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेडॉक्स में। बेटा लास्ट इक्वेशन का यूज ये है कि देखो काम तो पहले स्टेप में हो गया था, बट हमें ये मिल गया था। हमने क्या किया, इससे हम आयरन निकाल रहे वापस से और उसे काम में ले रहे हैं पहले स्टेप में। तो आयरन कैसे मिलेगा इससे, अरे सर रिड्यूस कर दो इसको, आपने ऑक्सीडाइज करके आयरन का ऑक्साइड बनाया ना, उसे वापस से रिड्यूस कर दो। तो रिड्यूस किया मैंने वाटर गैस की हेल्प से, उसको रिड्यूस किया, आयरन में लेके आ गया। आयरन ही तो चाहिए मुझे पहला स्टेप करवाने के लिए, आयरन वापस से रिसाइकिल हो जाएगा। समझ रहे, बात समझ में आ रही है आपको। हाइड्रोजन सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन यूज सेकंड स्टेप, बेटा हाइड्रोजन नहीं, वाटर गैस, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड। ठीक है, पूरा लिखा मैंने, उसके नीचे वाटर गैस लिखा है, ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है मैंने। और हाइड्रोजन यूज करने की क्या जरूरत है यार, हाइड्रोजन तो बन ही रहा है ना पहले स्टेप में, बाहर से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड डालना है बस। ठीक है ना, चलिए। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, वाटर गैस के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, वाटर गैस जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है सिन गैस। ठीक है, सिन गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो जो रेशियो होता है ना बेटा, वो 1:3 होता है। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, 1:3 होता है। बुक्स में कहीं कहीं जगह दोनों को सेम माना गया, ठीक है, बट सादा क्लियर ये है। ठीक है, चलिए तो मैं बात कर रहा था, बोथ आर CO एंड H2, हाँ दोनों है बेटा, मोल्स का फर्क है ना यार, मोल्स तो डिफरेंट है ना। दोनों सेम कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग। बेटा मॉड्यूल में दोनों यूज किया गया है, दोनों यूज किया गया है। ठीक है,
तो मॉड्यूल पढ़ेंगे सब क्लियर होगा कब कहाँ पे किसका जरूरत पड़ेगा। यार जब सिन गैस पूछा है तो 1:1 1:3 बोलूंगा, वाटर गैस पूछा है तो 1:1 बोलूंगा, ठीक है। तभी तो बताया ये सब, नहीं तो लिखवाता क्यों। हाँ मिक्सर है यार, मिक्सर है, थैंक यू बताने के लिए, ठीक है। चलो सुनो चुपचाप, अब फालतू बात नहीं, ध्यान से सुन लेना, एक ही बार बताऊंगा, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसमें आप, जो कार्बन होता है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे है, बहुत ज्यादा कार्बन पे क्या करते हैं आप, स्टीम पास करते हैं, H2O, तो क्या बनता है, CO+H2 बन जाता है। अरे सिन गैस बनेगा, यहाँ पे देखो इसने इसको सिन गैस बोल दिया मॉड्यूल में, ठीक है। वाटर गैस या सिन गैस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मोल्स का डिफरेंस है, मिक्सचर है, ठीक है। तो एलिमेंट्स तो सेम ही है उसमें, सब्सटेंस तो सेम ही है, बट मोल्स का डिफरेंस है, इतना ध्यान रखेंगे। ये सिन गैस हो गया। इस रिएक्शन में कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, कैटालिस्ट है बेटा निकल कैटालिस्ट है, और ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या बना, सिन गैस बना। जो सिन गैस बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, हमें तो सिर्फ H2 चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है। अगर कोई एक गैस और एक लिक्विड बना होता, या एक गैस एक सॉलिड बना होता, तो गैस को आसानी से सेपरेट कर लेते, बट मुश्किल है, सेपरेट नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गैसेज है। तो हम क्या करते हैं, इसका H2O के साथ, स्टीम के साथ फिर से रिएक्शन करवाते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इस बार हम कैटालिस्ट लेते हैं आयरन का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड। तो उसमें क्या होता है, ये जो वाटर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में, H2 को एज इट इज रहने देता है, ठीक है। H2 का एज इट इज रहने देता है। सर अभी भी प्रॉब्लम है, सर अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और H2 दोनों गैसेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सॉल्यूशन को हम पास करते हैं। अब इस सॉल्यूशन को ध्यान से सुनना, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम ये जो सॉल्यूशन है इसमें CO2 जो है ना, CO2 वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, आपको पता है ना, CO2 वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, बट हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो CO2 के लिए हम क्या करते हैं ना, CO2 के लिए हम 25 से 30 ATM मान लो, इतना इतना प्रेशर जो है, इतना ATM प्रेशर जो है अप्लाई करते हैं पूरे मिक्सचर पे। तो उससे CO2 क्या है, डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। CO2 वाटर में डिसॉल्व हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन हम सेपरेट कर ले सकते हैं, इस तरीके से हम हाइड्रोजन सेपरेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाता है, लेफ्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बच रहा है ये भी साथ में चलेगा, थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालने के लिए हम ऐड करते हैं बेटा अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन, हम यूज करते हैं अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, फाइनली क्या बच जाएगा, H2 बच जाएगा। ये भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उसे, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल ऐड कर देते हैं, निकल ऐड कर देते हैं। निकल क्या करता है, निकल पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, और हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रोसेस में क्या क्या ध्यान रखना था मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। बेटा सिन गैस बोला मैंने, ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग यार, वाटर गैस सिन गैस में। जब मैंने बोला कि बुक उसको सेम मान रहा है तो खत्म करो ना, बुक उसको सेम मान रहा है, मॉड्यूल ने उसको सेम मानना है, सिंपल, ठीक है। मोल्स का डिफरेंस है बस, कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने कहीं पे भी रिएक्शन बैलेंस नहीं किए है, मैंने देखो स्क्रीन पे बैलेंस किए क्या, कुछ भी नहीं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सिन गैस बन रहा है तो भी ऐसी बात है सर 1:3 में बन रहा होगा, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। बेटा निकल भी यूज कर सकते हैं, बहुत सही पूछा, बहुत सही बोला आपने। देखो ये तो एक तरीका बताया ना मैंने, आप डायरेक्टली निकल यूज कर लेते स्टार्टिंग में, पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता। ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना। बट ये है कि जब आप अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड यूज करेंगे ना, तो आपको निकल भी यूज करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई ना। चलिए हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हो गया। हाँ बेटा ऑलमोस्ट दोनों ही फुल एब्जॉर्ब करते हैं यार, बहुत ही कम डिफरेंस है। ये पहली बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप इसमें फुल की क्यों बात कर रहे हो यार,
कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस आए हैं बस थोड़े से मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के, उन्हीं को एब्जॉर्ब करने की बात की जा रही है। ठीक है, मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड था जिसको तो हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके। अभी थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड बचा है, उसको आप चाहे उसमें आप चाहे निकल पास कर दो, चाहे अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड पास कर दो यार, वो चला जाएगा। बेटा लिखा हुआ है नीचे, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और निकल निकल भी कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, देखो कंपाउंड बना के NiCO4 बना के। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, लिखूंगा नहीं यहाँ पे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सबसे लाइट गैस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी इसका वाटर में बहुत कम है, ठीक है। रिएक्टिविटी तो ऑब्वियस सी बात है कम है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है इसका, सॉल्युबिलिटी भी कम है, लाइट गैस है ना, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है ना, फ्लेमेबल है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा बहुत कम है, मतलब आप -260 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए कितना कम है फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लगभग इसी के आसपास है, -250। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हार्डली 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों इतने कम हैं इसके, -250 के आसपास, कि इसको है ना क्रायोजेनिक फ्लूइड के फॉर्म में यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक फ्लूइड क्या होता है, देखो कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं ना जो बहुत कोल्ड होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। कभी कभी हमें ऐसे फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे लिक्विड की जरूरत पड़ती है जो बहुत ही कम टेम्परेचर मेंटेन करे एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। बात करें हाइड्रोजन की, H2 की, तो मैंने बताया था कि इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो बेटा देखो जो चल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे, पहले बता देता हूँ, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है इसका, तो ये इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। ये क्लियर हो गया था, पहले बता दिया था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। लाइट गैस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है बेटा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इसका बहुत कम है, फ्लेमेबल है, इसका रिएक्टिविटी भी कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से रिएक्टिविटी कम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों -250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और इतने कम है इसीलिए इसको क्रायोजेनिक फ्लूइड के फॉर्म में भी काम में लिया जाता है। क्रायोजेनिक फ्लूइड क्या होता है, वो बेसिकली क्या करता है, एटमॉस्फेयर को या फिर वो टेम्परेचर जो है बहुत कम मेंटेन रखता है, ठीक है। वो बहुत ही कम टेम्परेचर मेंटेन रखता है अपने चारों तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे ऑब्वियस बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। रिएक्टिविटी मतलब ऑब्वियस सी बात है सर, हाइड्रोजन तो रिएक्टिव है ही नहीं उतना, उसका रिएक्टिविटी तो कम होता है ना। तो ये हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी कम है, बट ऑब्वियस सी बात है कुछ कंडीशंस चेंज करके हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो हम उसी कंडीशन में बात करें कि जब भी ये रिएक्शन करेगा तब ये कौन कौन सी रिएक्शन दिखाएगा। सबसे पहले रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O लिक्विड बनाता है बेटा, ये तो हम लोग जानते ही हैं, H2O लिक्विड बनाता है, ठीक। वहीं अगर आप बात करें इसका हेलोजन के साथ बेटा, हेलोजन X2 के साथ, तो जो H2 है वो X2 गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2HX बनाता है। चलिए सेकंड वाला भी क्लियर हो गया। सल्फर के साथ बात करें तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ, सल्फर वेपर के साथ रिएक्शन करके, है ना, सल्फर वेपर के साथ रिएक्शन करके H2S बनाता है, थर्ड हो गया। फोर्थ अगर वहीं बात करें हम हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, ये भी हमें पता है। अमोनिया का फॉर्मेशन ऐसे होता है, बैलेंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या करते हैं हम, आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है बेटा वो प्रोमोटर है। प्रोमोटर क्या करता है, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। कभी कभी कैटालिस्ट परफॉर्म अच्छे से नहीं करते हैं, तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोमोटर यूज किया जाता है, तो ये प्रोमोटर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेटल्स के साथ रिएक्शन की बेटा, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, जैसे लिथियम के साथ रिएक्शन किया, लिथियम हाइड्राइड बन गया, सोडियम के साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्राइड बन गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है अपने, ठीक है, आयनिक हाइड्राइड बनाता है, ध्यान रखेंगे। तो पहले हमने O2 के साथ बात की, हमने X2 के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, मेटल्स के साथ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की, HX गैस है बेटा, कहाँ लिखा मैंने, हाँ,
जो HX लिखा है वो भी गैस है, ठीक है। डिपेंड करेगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस बन रहा है, राइट। अगेन चलिए, तो मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, इतनी बात हो गई है। अब मैं बात करता हूँ कि वाटर कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बेटा कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन एफिनिटी मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ना। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन खींच लेता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ले लेता है किसी भी ऑक्साइड से। कौन से ऑक्साइड से बेटा? जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, पीबी हो गया, आयरन हो गया। ये पता है ना लेस रिएक्टिव है, ये तो पता ही, आज ही बताया मैंने। इनके जो भी ऑक्साइड्स है ना, इनके ऑक्साइड से क्या होता है, जब इनके ऑक्साइड का आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल मिल जाता है और उससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकाल के H2O बना लेता है। ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। अच्छा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन तो आप लोग जानते ही क्या होता है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन तो आप लोग जानते ही हैं, एल्कीन है ना। एक जो एल्कीन है उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाना, एल्केन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या होगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2, H2 के 2 मोल्स, रिएक्शन कैटलिस्ट क्या है, ZNO और Cr2O3। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये बनाता है मिथेनॉल। क्या बनाता है? मिथेनॉल। CH3OH मिथेनॉल है, ठीक है सर। ये ध्यान रखना। अगर ये ध्यान रखना कि ये दोनों मिलके CO+2H2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मिथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है। चलिए ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह बची हुई है कि यही मिक्सचर CO+H2 का मिक्सचर जो है, अगर आपने एल्कीन के साथ लिया होता बेटा, एल्कीन के साथ, तो पहले तो पता है क्या करता है ये, पहले तो एल्डिहाइड बनाता उसको, ठीक है। और फिर जो एल्डिहाइड बन गया ना, उस एल्डिहाइड बनाएगा पहले तो, ठीक है। जो एल्डिहाइड बन गया, उस एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं हम H2 के साथ रिएक्शन करके, उस एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि CO+2H2 दोनों मिलकर मेथनॉल बनाते हैं, और CO+H2 का जो मिक्सचर होता है, इसको एल्कीन के साथ रिएक्शन कराने पे एल्कीन जो है पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोजन वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करके उस एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रही बात हाइड्रोजन की यूज क्या है बेटा, वो उसके लिए आप क्या करेंगे, मॉड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। मॉड्यूल पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, यूज, एप्लीकेशन, ये सब के लिए आपको मॉड्यूल ही पढ़ना पड़ेगा। बेटा मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ CO+H2। अब जब मैं बोल रहा हूँ CO+H2, मैंने कुछ नहीं लिखा है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर गैस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वाटर गैस की बात कर रहा हूँ बेटा, ये 50 बार बोल चुका हूँ मैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए देखना पड़ेगा रिडक्शन किसका होगा, जो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का रिडक्शन कब होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन तब होगा जब एलिमेंट जो है उससे ऊपर वाला हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सिंपल यार, एक लाइन है बस, उसको समझना है यार, ठीक है। वो ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में बहुत कुछ मैं, वापस से वो सब मत पूछो मुझसे कौन किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उससे ऊपर वाले एलिमेंट से, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। अब इसमें रिप्लेस करना ऐसे याद मत रखो, रिएक्शन लिख दो पहले, फिर देखो कि रिडक्शन किसका, क्या हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा इसके सामने, होगा मतलब हो जाएगा रिएक्शन, नहीं होगा मतलब कैंसिल कर दो, सिंपल। इस तरीके से याद रखना होता है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप पता ही है, HDT आपको पता ही है, ठीक है। इनके बारे में सिर्फ मैं इतना बताऊंगा, HD और T के बारे में इतना बताऊंगा कि ये जो होता है ये बेटा स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल है, बट जो ट्रीशियम है बेटा वो अनस्टेबल है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन ही जो है उसका रिलेटिव अबंडेंस जो है बेटा, रिलेटिव अबंडेंस 99.98% है यार, और ड्यूटेरियम का 0.016%, और ट्रीशियम तो बेटा बहुत ही कम है, 10⁻15%। तो ज्यादातर तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन 1H1 वाला ही मिल रहा है, ये 1H1 है, ये 1H2 है, ये 1H3 है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसके बारे में कुछ बात करूंगा, H2, D2 और T2 के बारे में। मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बात करें बॉन्ड लेंथ की बेटा, बॉन्ड लेंथ तीनों का सेम है,
अब बात करें बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़ाया था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको नहीं पता बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, जाके देखना हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या बताया था मैंने, वाइब्रेशन वाला लॉजिक बताया था, शायद याद होगा। ठीक है, शायद याद होगा। चलिए बढ़िया। हल्के बॉन्ड ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, वीक हो जाते हैं, है ना। जहाँ पे एटम ज्यादा हेवी होते हैं ना, वो वाइब्रेशन वहाँ पे कम होता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। ठीक है, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ यार, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन विद Cl2, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन पे देख लो, या ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी देख लो, या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो। ऑब्वियस ही बात है यार, रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप देख रहे हो ना स्टेबिलिटी, तो जो रिएक्ट नहीं करेगा वो स्टेबल है, जो रिएक्ट नहीं करेगा, जिसको किसी से मतलब नहीं है, वो स्टेबल है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया वो अनस्टेबल है ना, क्योंकि पता है ना रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रिएक्शन कौन करेगा, H2D2 और T2 में क्लोरीन के साथ रिएक्शन पहले कौन करेगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बॉन्ड तो ब्रेक करना ही है। बॉन्ड एनर्जी कम किसका है, H2 का। समझ रहे हैं आप बात। तो H2 का रिएक्टिविटी ज्यादा है, अरे H2 का रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी T2 का ज्यादा होगा, तो T2D2 and H2। शायद ये समझ में आ गया। और वहीं अगर आप स्टेबिलिटी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे तो साफ पता चल रहा है कि सर H2 ज्यादा होता है, फिर D2 फिर T2। ठीक है, तो ये जब भी पूछेगा, जब भी वो पूछ रहा है तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि यार वो मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में T2 ज्यादा स्टेबल है, बट रिलेटिव अबंडेंस के मामले में, अवेलेबिलिटी के मामले में H2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी फर्स्ट कंडीशन, कौन सी फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी ना, स्टेबिलिटी क्लोरीन के साथ, तो किस रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलो ये तो पता चला होगा आप लोगों को, आज ही पता चला होगा शायद, है ना। जो रिएक्टिव वो कम स्टेबल है, रिएक्टिव कौन होगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी कम किसका है, H2 का। सर H2 ज्यादा रिएक्टिव है तीनों में, H2 रिएक्टिव है, तो जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना ही कम स्टेबल, तो H2 लास्ट में आएगा। सिंपल बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ना, T2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही वो रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तीन फॉर्म्स होती हैं बेटा, एटॉमिक हाइड्रोजन। चुपचाप सुन लो, ठीक है, ज्यादा चैट बॉक्स में कोई लिखेगा नहीं, नहीं तो निकाल दूंगा क्लास से। चुपचाप सुन लो बस। नेसेंट हाइड्रोजन हो गया, और फिर डाई हाइड्रोजन हो गया, या एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन हो गया। एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। एटॉमिक हाइड्रोजन बेटा कैसे बनता है, जब H2 जो होता है ना, H2 मॉलिक्यूल को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है ये, है ना, इसमें बताने की तो जरूरत नहीं है। ये जो हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव तीनों में, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बनता है। नेसेंट हाइड्रोजन कब बनता है, नेसेंट हाइड्रोजन तब बनेगा जब, ध्यान से सुनना, नेसेंट हाइड्रोजन कब बनेगा, जब किसी भी मेटल का रिएक्शन
या तो आप एसिड के साथ करवा दे या बेस के साथ करवा दे या वाटर के साथ करवा दे। जैसे मान लीजिए जिंक का रिएक्शन आपने HCl के साथ करवाया तो एक्चुअली में ZnCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। आप एल्यूमिनियम के HCl के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। आप एल्यूमिनियम का अरे NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। और ये एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन का क्या मतलब है, अरे यार इसका तो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी मेटल होगा, प्लेटिनम मान लो, मेटल की सरफेस पे पोर्स होंगे, उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, तो एडजॉर्ब हाइड्रोजन हो गया, उसमें कुछ नई बात नहीं, ठीक है। तीनों में बात करें, तीनों में अगर मान लो बात करें, कोई आपसे पूछे कि रिएक्टिविटी बताइए, तो रिएक्टिविटी में बोलूंगा कि यार एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन का होता है, फिर नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो एलिमेंटल फॉर्म थे इनके, मतलब एलिमेंटल नहीं बोलूंगा मैं, एलिमेंटल की बात नहीं करूंगा मैं। देखो बेटा, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन कोई टाइप नहीं है यार अलग से, ठीक है। एब्जॉर्ब हाइड्रोजन कोई टाइप नहीं है अलग से, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन ही है। अब देखो ना यार, खुद तो सोचो, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन में मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस हम यूज करेंगे, इरिटेट नहीं करेंगे, एटलीस्ट सर को इरिटेट नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं मैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, H2, है ना, H2। ये तो क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से। H2 ही इसका एलिमेंटल फॉर्म है। आपको आपसे को पूछा हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है, एलिमेंटल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दो एलिमेंटल, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दो तरीके के होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। बट किस बेसिस पे, ये है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर आइसोमर इनको बोला जाता है, इनको न्यूक्लियर आइसोमर बोला जाता है। या फिर कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो स्पिन होता है उसके बेसिस पे, प्रोटॉन के स्पिन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एक होता है पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, H2 का मॉलिक्यूल बना लिया सर, ठीक है, ये पैरा बना लिया, तो क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है। ऑर्थो में क्या होता है, दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, और पैरा में जो न्यूक्लियस होते हैं उनका जो स्पिन है वो अपोजिट होगा, क्योंकि पैरा में स्पिन अपोजिट है तो म्यू जीरो हो जाएगा, और ऑर्थो में म्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे। मैं आपको बता दूं कि रूम टेम्परेचर पे जो भी हाइड्रोजन है ना, जो भी हाइड्रोजन है वो 100% पैरा हाइड्रोजन ही होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मैं रूम टेम्परेचर नहीं, मैं जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन की बात कर रहा हूँ। हाँ, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर पे ये होता है कि 75% तो ऑर्थो वाला होता है ना, और 25% क्या होता है, पैरा वाला होता है, मतलब 3:1 का रेशियो रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हाँ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो जो ऑर्थो वाला है थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दो फॉर्म्स हो गए, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा में डाइपोल, आपने देखा कि डाइपोल जो है एक का जीरो, एक का नॉन जीरो है, किस बेसिस पे, प्रोटॉन के स्पिन के बेसिस पे बताया गया है, न्यूक्लियस के स्पिन के बेसिस पे बताया गया है। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, पूरा का पूरा पैरा वाला होगा, बट रूम टेम्परेचर पे 75% ऑर्थो, 25% पैरा वाला होगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमें समझ आ गया, राइट। नहीं बेटा, देखो डाइपोल मोमेंट, यार ये जो डाइपोल मोमेंट में, ये जो मोमेंट मैंने निकाला है, ये किसका निकाला है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का निकाला है ना। और स्टेबिलिटी को आप कैसे बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ। क्या सिर्फ डाइपोल मोमेंट ही कंपेयर किया जाता है, डाइपोल मोमेंट कब कंपेयर करते हैं, डाइपोल मोमेंट तब कंपेयर करते हैं बेटा जब एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट सेम हो या सराउंडिंग एलिमेंट सेम हो, तब कंपेयर करते हैं ना। कंडीशंस होता है डाइपोल मोमेंट, हर एक पैरामीटर को चेक करने का कंडीशन होता है, कभी भी कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया सबको, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा बेटा। एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन H2 होता है, H2 होता है,
हाइड्राइड की बात कर लो। हाइड्राइड जो है मतलब हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन -1 में होता है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। मैं बात कर रहा हूँ आयनिक हाइड्राइड की। आयनिक हाइड्राइड को सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं, सलाइन हाइड्राइड्स भी बोला जाता है इनको, है ना। किन के साथ बनता है, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ होता है, तो आयनिक हाइड्राइड बनता है, आयनिक हाइड्राइड बनता है। ध्यान से सुनना, कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्यों क्यों, क्योंकि बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड होते हैं ना, जैसे बेरिलियम का BeH2, मैग्नीशियम का MgH2, ये सब क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं, ये सब क्या है, कोवलेंट है। तो आयनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक बनाएंगे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मैं। तो होता क्या है कि सर एस ब्लॉक की बात करें, मान लो फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ने से ऑब्वियस सी बात है कि लेटिस एनर्जी कम होगा, और लेटिस एनर्जी जितना कम है उतना ही स्टेबिलिटी भी उसका कम होगा, राइट, स्टेबिलिटी भी कम होगा। और लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका डिक्रीज होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा उन सभी आयनिक हाइड्राइड का। तो आयनिक हाइड्राइड के बारे में ये सब बातें हम बता सकते हैं, स्टेबिलिटी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इतनी बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि जो भी आयनिक हाइड्राइड मान लो एक ले लिया स्पेसिफिक, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाता है, उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये तो, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ हाइड्राइड जो है बेटा बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो ध्यान रखना आप, मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है एक, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है एक, SbH इन शॉर्ट बोलते हैं उसको, वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। LiH जो है, चलो ये दो ही ध्यान रखना आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और हाइड्राइड में क्या क्या पढ़ा हमने कि एस ब्लॉक के एलिमेंट H2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कोवलेंट बनाते हैं, ठीक है। और हाइड्राइड में कैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी चेक करना है वो पढ़ा हमने। और इन हाइड्राइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो हमें H2 गैस इवॉल्व होता है, ये भी पता है। सेकंड इसी में हाइड्राइड में बात करें, मैं मेटालिक हाइड्राइड की बात कर लेता हूँ, मेटालिक हाइड्राइड की बात कर लूँ या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की बात कर लेता हूँ। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो है वो क्या होते हैं बेटा, ये बनाते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। जब डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो ये वाले हाइड्राइड बनते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एक सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, एक सॉलिड बना हुआ है मान लो इस तरीके से, इसमें ये जो साइट है ना, ये जो बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई करता आ जाता है ना। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या मेटालिक हाइड्राइड क्या होंगे, मेटल का स्ट्रक्चर होगा और उस मेटल में जो इंटरस्टिशियल साइट होंगे वहां पे हाइड्रोजन जमा हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन वहां पे जमा हो जाएगा। इस तरीके का जो जो हाइड्राइड बनता है उसे मेटालिक हाइड्राइड बोला जाता है, उसे मेटालिक हाइड्राइड बोला जाता है। तो एक तरीके से ऐसा सोच सकते हैं कि मेटल के बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेटल मेटल के जो बीच में इंटरस्टिशियल साइड था ना, वहां पे जाके हाइड्रोजन आ गया है, तो मेटल के बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि मेटल और ये हाइड्राइड का पहले और बाद में, हाइड्राइड बनने से पहले और उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है ना उसका, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ फर्क नहीं पड़ा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज मतलब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन कितने भी आ सकते हैं, कोई फिक्स अमाउंट तो है नहीं, राइट। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर के होते हैं। मतलब जैसे मैं एक कंपाउंड बता दूं, जिरकोनियम जो है, उस जिरकोनियम डी जो डी ब्लॉक का जिरकोनियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, टाइटेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जिरकोनियम एफ ब्लॉक, टाइटेनियम डी ब्लॉक। तो ये सब टाइटेनियम की मैं बात कर लो, जब उसको हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो टाइटेनियम HX कंपाउंड बनाता है। X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बेटा, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू एग्जैक्टली 1.8 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 2 अगर एग्जैक्टली नहीं होगा तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा, अगर एग्जैक्टली 2 हो गया तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं कि डी और एफ ब्लॉक में, आपने डी ब्लॉक की बात की, तो 7th 8th और 9th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, है ना, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड नहीं बनाते। इसीलिए इन तीनों ग्रुप को आप बोलते हैं हाइड्राइड गैप, इनको बोला जाता है हाइड्राइड गैप बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, तीनों ग्रुप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो इन्हें हाइड्राइड गैप बोला जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जा रहा हूं मैं।
नेक्स्ट है कोवेलेंट हाइड्राइड, है ना, या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी नहीं बोल सकते हैं। 1.8 to 2 है, हाँ बेटा, TiHX 1.8 से 2 है, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाएगा बेटा? पी ब्लॉक के एलिमेंट। जब पी ब्लॉक का रिएक्शन H2 के साथ करोगे तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा। बट पी ब्लॉक में भी आप ध्यान से सुनेंगे कि नोबल गैसेस की बात नहीं करें तो बढ़िया है, नोबल गैसेस का रिएक्टिविटी तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन के साथ, तो इन सबको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। हाँ, कोवेलेंट हाइड्राइड में 3 केस आते हैं आपके पास। आता है एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होता है उसे लुईस एसिड आप बोलते हैं, राइट, आपको पता है। कौन सा ग्रुप होगा? 13 ग्रुप ऐसा करता है, बोरोन ऐसा करता है, बोरोन की फैमिली ऐसे करते हैं, जैसे BH3, AlH3, GH3, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाले कौन से होंगे बेटा? 14th ग्रुप वाले होंगे, है ना, जिनको जितना चाहिए, जैसे CH4 ऑक्टेट कंप्लीट है, SiH4 ऑक्टेट कंप्लीट है, GH4 ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें, इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होंगे बेटा? 15, 16 और 17 वाले, 18 की तो बात ही नहीं कर रहे हम, है ना। जैसे 15 में नाइट्रोजन की बात कर लो, अमोनिया, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्राइड हो गया, फ्लोरीन का HF हो गया, इन सबके पास लोन पेयर होते हैं ना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड हो गए कोवेलेंट हाइड्राइड में, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, यहां तक समझ में आता है? आई थिंक यहां तक समझ में आ गया यार, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सीधा। कंपाउंड्स की बात करेंगे बेटा कुछ इसमें। हाँ, प्रिसाइज मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है यार, प्रिसाइज मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना इलेक्ट्रॉन रिच यार, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मेरा काम ही नहीं है वो, है ना, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो वही पूछा करो। H2O की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स की बात करेंगे, हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन के कंपाउंड में मैंने सबसे पहले H2 की बात की, H2 के बारे में बहुत कुछ सीखा हमने, इंपॉर्टेंट था। फिर H2O की बात करेंगे। H2 मतलब वाटर, राइट, ये तो आप जानते ही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बताने की जरूरत है यार, मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो, इसका मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जानते हो। डेंसिटी का एक्सेप्शन है इसमें पता है, वॉल्यूम का एक्सेप्शन है इसमें, ये भी आपको पता है। सब बातें तो आप जानते ही ऑलरेडी, राइट। आपको ये भी पता है कि वाटर जो है वो, उसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है, मतलब वाटर से H+ और OH- बहुत कम मिलता है, ये भी आपको पता है, राइट। सब तो ऑलमोस्ट जानते ही हो, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, मॉड्यूल पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यार कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम में लिया जाता है। क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, तो ये क्या करता है? आयनिक मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व होते हैं ना, लाइक वाले कॉन्सेप्ट से आयनिक मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व होते हैं, है ना। पोलर मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व नहीं होते। पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होते। या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ। जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, उनका सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होता है वाटर में, ठीक है, ये हमें पता है क्लियरली। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि बेटा वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब बिहेव करेगा? मेटल्स के सामने। जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया बेटा, तो NaOH बन गया और हाफ H2 बन गया, तो यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कहाँ बिहेव करेगा? फ्लोरीन के साथ। जब फ्लोरीन का रिएक्शन, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, फ्लोरीन का रिएक्शन जब आपने H2 के साथ करवाया तो HF+O2 बनेगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन 0 से -1 चला गया है, तो H2O ने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। हाँ, यहाँ पे आपने सोडियम की बात कर ली, आयरन की क्या बोला बेटा आपने? इट इज रेड एजेंट विद हेलोजन। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट बोलिए, हेलोजन नहीं बेटा, सबको 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 रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ F2 को। क्योंकि जिस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, राइट। सामने वाला अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो होना चाहिए। रिएक्शन दो रिएक्टेंट से मिलकर बनता है, किसी एक के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं होता, सामने वाले का भी रिएक्टिविटी भी देखना पड़ता है ना। तो सिर्फ F2 को चलिए, तो बात करते हैं। आपको वाटर की बात कर रहे थे, पता है कार्बन वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर गैस बनाता है, ये तो पता ही है ना, याद है, आज भी पढ़ाया था मैंने। वाटर गैस बन गया, ये तो क्लियर है हमें। Cl2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा?
सिंपल सी बात है यार, देखो Cl प्लस Cl माइनस होगा Cl2 में, और वाटर में H प्लस और OH माइनस होगा, तो क्या बन गया HCl और HOCl। सिंपल है सर, आसान है, राइट, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस की, ये भी आपको पता है कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड और एल्कोहल बनता है। सब वाटर कहाँ कहाँ पे काम आता है उसकी बात कर रहे हैं, ये भी आप जानते हैं, एसिड और एल्कोहल बनता है, ये भी जानते हैं। हाँ, जो काम की रिएक्शन है वो बताता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जरूरत नहीं है वैसे, मॉड्यूल में सब लिखा है, जरूरत नहीं है, बट फिर भी। हाँ, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस तो क्या पहली बार सुन रहे हैं क्या? ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बता चुका हूँ ना, IUPAC में तो बताया 10 बार। वाटर का रिएक्शन विद कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड होता है Ca+2 C2-2, C2-2 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और C2H2 एल्काइन बनाएगा, इथाइन बन जाएगा। Al4C3 जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, और 3 मोल्स ऑफ मीथेन बनेंगे। मैग्नीशियम कार्बाइड की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और 3 कार्बन का एल्कीन बनेगा। 3 कार्बन का एल्कीन हो गया एल्काइन, ये हो गया, इसको बोलेंगे प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन की जगह 3 कार्बन का ये कंपाउंड भी बनता है। देखो दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ DU सेम है दोनों का, है ना, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, मेन ये बनता है प्रोपाइन, मेन प्रोपाइन बनता है। ठीक है, यहीं पे आते हैं बेटा सिलिकॉन कार्बाइड की, पता होगा आपको, सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन कार्बाइड का बेटा वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड जैसा होता है, और डायमंड जैसा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे यार, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे, तो वाटर के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, वाटर का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ बात करें बेटा, तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड, वाटर उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, उन्हीं का ऑक्सी एसिड बनाता है, ऑक्सी एसिड बना लेता है। जैसे N2O5 को वाटर के साथ रिएक्शन करने पे N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो +3 वाला एसिड कौन सा होता है, HNO3, +5 सॉरी, +5 वाला एसिड ये हो गया। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, SO3 की बात करो, SO3 सल्फर का ऑक्साइड है, उसमें सल्फर क्या है +6 में, तो +6 में एसिड कौन सा होता है, H2SO4 बन जाएगा। ऐसे कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर में डिसोल्व करने पे उसका ऑक्सी एसिड देता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होगा सर, अरे मेटल ऑक्साइड के साथ सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यार, ये तो जानते हैं ना, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड, लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि कॉपर सल्फेट अगर मान लो कभी भी कोई लिक्विड है आपको दे दिया जाए, आइडेंटिफाई करना है वाटर है या नहीं है, वो तो पता चल ही जाएगा वैसे तो, उसमें CaSO4 डाल दो, CaSO4 डालने पे सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा, इसका मतलब टेस्ट हो गया, टेस्ट ऑफ वाटर हो गया वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कुछ नया नहीं था इसमें, सब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन था, शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए सुनिए अब। देखो हार्डनेस की बात करने वाला हूं मैं, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, है ना, हार्डनेस पढ़ा चुका हूं ना, अब तो अभी बताऊंगा नहीं, हाँ इतना जरूर बता दूंगा, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसके लिए एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, याद रखना, वाटर कंटेनिंग एनी कैटायन other than ammonium and alkali metals is hard water।
देखो हार्ड वाटर आपको पता है कि हार्डनेस वाटर में क्यों आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से आती है, मेन वो होते हैं बेटा। उसके अलावा ऐसा नहीं कि और कुछ आयन नहीं होते, और भी बहुत सारे आयन होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं, क्लोराइड सल्फेट तो हो गए बेटा, कार्बोनेट भी होते हैं कभी कभी, है ना। तो मेन तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड है। तो इन जनरल मैंने बता दिया। हार्ड वाटर कैसे पता करेंगे कि कोई सा भी कैटायन प्रेजेंट होना चाहिए, अमोनियम, अमोनियम एज ए कैटायन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, या फिर एल्कली मेटल वाला कैटायन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी कैटायन प्रेजेंट होगा तो वाटर क्या होगा, हार्ड होगा, है ना। हार्डनेस को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से स्केल होते हैं, जितने भी मेथड थे सब बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सीधा चलते हैं आगे, D2O दूसरा कंपाउंड पे। हाँ वो डिजोल्व होते हैं वाटर में, इसलिए एग्जैक्टली एल्कली मेटल्स के एल्कली मेटल्स और अमोनियम आयन वाटर में डिजोल्व होते हैं, इसलिए हार्डनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। D2O की बात कर रहे हैं, हैवी वाटर। हैवी वाटर होता है, जो बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही वाटर से ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी 1.11 ग्राम पर ml, अरे डेंसिटी भी ज्यादा है। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना है, वैल्यू तो इसलिए बताया ताकि कुछ बता सकूं कि मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डेंसिटी, तीनों वाटर से ज्यादा होता है ना, ठीक है। समझ में आता है, सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे बेटा, सुनेंगे इसके बारे में, सुनेंगे ध्यान से ना, D2O के बारे में। D2O जो है हैवी वाटर है, ध्यान से सुनना। D2O जो है वो हैवी वाटर है। हैवी वाटर आप उसको भी बोलते हैं जब ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बना रहा है, ऑब्वियस बात है, अगर ये है तो वाटर है, अगर ऐसे ऐसे लिखा मैंने तो ये वाटर है। एक हाइड्रोजन को हटाया, एक ड्यूटेरियम लगाया, या फिर दोनों हाइड्रोजन को हटा के दो ड्यूटेरियम लगा दिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर दोनों हाइड्रोजन होते तो वाटर होता, दोनों में से एक भी ड्यूटेरियम है, या तो एक ड्यूटेरियम है दोनों ड्यूटेरियम है, तो क्या हो जाएगा वो हैवी वाटर। ये दोनों हैवी वाटर की कैटेगरी में आते हैं, दोनों हैवी वाटर की ही कैटेगरी में आते हैं। इनमें भी ऑक्सीजन का आइसोटोप 16 लोगे, 17 लोगे, 18 लोगे तो तीन कंपाउंड्स मिलेंगे इसके। इसमें भी 16 लोगे, 17 लोगे, 18 लोगे तो तीन कंपाउंड इसके मिलेंगे। मतलब टोटल हैवी वाटर कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, ये तो पता चल गया। टोटल हैवी वाटर कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सुनिएगा ध्यान से, H2O और D2O की जो जो प्रोडक्ट है ना, मतलब प्रोडक्ट एकदम सेम है। जैसे आप ऐसे समझिए कि D2O में D प्लस और OD माइनस है, वाटर में H प्लस और OH माइनस था, बिल्कुल वैसे सोचेंगे, बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे। हाँ इतना क्लियर है कि H2O और D2O जो है ना, उसमें रेट जो होगा ना, मतलब रेट मतलब कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी, H2O जल्दी रिएक्ट करता है, D2O रिएक्शन कब स्लो करता है, क्यों, क्योंकि D2O का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना यार, OD बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड से ज्यादा है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम लगता है ड्यूटेरियम में, इसलिए क्या है H2O जो जल्दी काम कर जाता है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है, हैवी वाटर उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अच्छा ये पता है H2O के हाइड्रोलिसिस पे क्या बन रहा था, आपको पता था? वैसे D2O के हाइड्रोलिसिस पे D प्लस और OD माइनस बनेगा, D प्लस का तो रिडक्शन होगा, वो D2 बना लेगा, और OD माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, वो क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। बता चुका था मैं, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन की जगह D आ जाएगा बस। सोडियम जो है H2O के साथ रिएक्शन कर रहा था, D2O के साथ करने पे क्या बनेगा, NaOD बनेगा, ठीक है, प्लस D2 बन जाएगा साथ में। SO3 का D2O के साथ रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, SO3 का वाटर के साथ में H2SO4 बनता है, यहाँ पे D2SO4 बन जाएगा, है ना। अभी कार्बाइड का देखा आपने, जो जितनी भी रिएक्शन वाटर के साथ लिखी थी ना, सब D2O के साथ होती है, ठीक है। बट ये है कि स्लो रेट से होती है, स्लो होती है, क्योंकि D2O में बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ड्यूटेरियम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ। एक्चुअली ड्यूटेरियम जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में काम में लिया जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या करते हैं ना हम, मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन ही है, तो कभी कभी उसकी मैकेनिज्म समझने के लिए हम हाइड्रोजन का कंपाउंड नहीं लेके ड्यूटेरियम ले लेते हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन होगा, कहाँ कहाँ पे ड्यूटेरियम होगा। समझ रहे बात आप? मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। कि एक केमिकल रिएक्शन और ही मान लीजिए, ठीक है, एक दो दो कंपाउंड थे, दोनों ने प्रोडक्ट सेम बनाया। अब हम कंफ्यूज हो गए कि दोनों ने प्रोडक्ट सेम बनाया, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे दोनों प्रोडक्ट सेम बना रहे, तो
हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डाल देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो अलग अलग हो तो साफ दिख जाएगा हमें, है ना, हमें नहीं, ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कौन से एटम पे जाके बॉन्ड बना रहे हैं, किस तरीके से उनका ओरिएंटेशन है, उसको देख के है ना रिएक्शन के मैकेनिज्म का आइडिया लगता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म का आइडिया लगता है हमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना, ये आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में। इतना ध्यान रखेंगे कि ड्यूटेरियम का यूज होता है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में अच्छे से, ठीक है, और उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से जो भी एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन बहुत स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो उन न्यूट्रॉन का स्पीड को कम करने के लिए भी हम D2O यूज करते हैं। तो वहां पे हम इसको बोलते हैं कि D2O एज अ मॉडरेटर यूज कर रहे हैं। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता, अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लीजिए। एक क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ, जल्दी बता देना आंसर उसका, ठीक है। H2O2, D2O, H2O, D2 और H2, इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। बेटा 6 टाइप होते हैं हैवी वाटर के, ये तो मैं बता चुका हूँ ना, ठीक है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ इन सब में। डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सही बात है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक मैंने हार्डनेस आपको पढ़ने के लिए बोला है ना, खुद से पढ़ेंगे आप हार्डनेस, तो वैसे पढ़ा चुका हूँ ना ऑलरेडी, तो रिवाइज ही करना उसको। कौन सी स्लाइड देखनी है बेटा, 13 वाली, ये हाइड्रोजन का जो भी पढ़ाया है, जो भी इसके मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है, सभी आज ही खत्म कर देना। हाइड्रोजन के बारे में मैं आज के बाद बात नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूँ, है ना, छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 15 to 20 क्वेश्चन मॉड्यूल में है, ठीक है। तो है तो क्या हुआ बेटा, इतना कुछ याद नहीं रखना है, याद करना पड़ेगा। ये मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन छोटा टॉपिक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, पूरा सोल्ट एनालिसिस, बेटा ये सब में बहुत याद रखना है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो था वो कुछ इस तरीके से था, H2O2 था, D2O था, H2O था, D2 था, H2 था। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में तो इसी का ज्यादा होगा, इन दोनों में D2 का ज्यादा होगा, क्योंकि ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और H2O2 का ज्यादा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना उसमें यार, इसलिए, समझ रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से H2O2 का सबसे ज्यादा है। और फिर बाकी D2 और H2O में D2 का ज्यादा क्यों है, पता ही आपको, वाइब्रेशन की वजह से। और हाँ, D2 और T2 में क्यों है वो भी आपको पता है, राइट, ठीक है। देखो बेटा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होता है, बिल्कुल नहीं। ये किसने पढ़ाया तुमको, मैंने तो नहीं पढ़ाया ऐसा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट के अलग क्राइटेरिया है, बॉइलिंग पॉइंट के अलग क्राइटेरिया है, कैसे बोल सकते हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान से सुनना, चुपचाप सुनना, चुपचाप सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहो बस। प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं। इंडस्ट्रियल देख लेते हैं पहले, इंडस्ट्रियल में भी दो तरीके होते हैं बेटा,
सबसे पहले तो रिडक्शन से होता है और फिर होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, तो रिडक्शन की बात कर लेते हैं पहले, इसकी छोटी सी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कंपाउंड है, रिडक्शन में बताता हूँ। एक कंपाउंड है, बड़ा ही अजीब सा कंपाउंड है, ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन है। ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2 के साथ पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो H2 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो दोनों ऑक्सीजन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। दोनों ऑक्सीजन को एक एक हाइड्रोजन मिल गया तो ऊपर भी OH बन गया, नीचे भी OH बन गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसी कंपाउंड की रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं। तो O2 के साथ रिएक्शन करने, अच्छा यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है यार, ये मत भूलना। ठीक है, इथाइल लगा हुआ है। तो होता क्या है, O2 के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, O2 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वापस से वही कंपाउंड बन जाएगा, ऑक्साइड वाला। अच्छा, बीच में रिंग नहीं है जो स्टार्टिंग में था, बट हाँ साथ में इस बार जो है H2O2 भी बन चुका है। तो H2O2 का प्रिपरेशन इंडस्ट्रियली रिडक्शन बाय रिडक्शन कैसे किया जाता है। कंपाउंड जो है उसका, जो कंपाउंड है, चलो उसका नाम भी बता देता हूँ मैं, 2 इथाइल, ये 1 है, ये 2 है। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल है ना, इसको बोलते हैं ANTHRA एंथ्राक्विनोल। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से ये जो बना है वो है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, क्विनोन बना है। फिर वापस से वही बन गया, H2O2 बन गया। हमें H2O2 बनाना था, ठीक है, हमारा काम हो गया। ठीक है, ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटा के यहीं पे लिखूंगा मैं अब। ये हटा के वापस से इलेक्ट्रोलाइसिस यहीं पे लिखने वाला हूँ, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, राइट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी दो दो केसेस हैं बेटा। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस, पहले ये देख लो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब ऑब्वियसली बात है H प्लस और HSO4 माइनस, ये कैटाइन और ये एनाइन होगा। ठीक है, कैथोड और एनोड पे, कैथोड पे क्या होता है, कैटाइन जाएगा रिडक्शन के लिए, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, H2 बना लेगा, हाफ H2। ठीक है, एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे HSO4 माइनस जाएगा, HSO4 माइनस के दो मॉलिक्यूल जाएंगे, उससे बनेगा H2S2O8 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये H2S2O8 जो है ये होता है मार्शल एसिड, मार्शल एसिड बोलते हैं, या इसी को पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, शायद याद होगा। और ये H2S2O8 जो है ना, जब इसमें वाटर मिलाते हैं ना आप, तो एक्चुअली में बनता है H2SO4 प्लस H2O2। तो H2O2 बन गया हमारा, किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट से भी बनता है। यहाँ पे भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, अमोनियम होगा और HSO4 माइनस होगा। पहले वाले में H प्लस और HSO4 माइनस था, यहाँ पे अमोनियम और HSO4 माइनस है, बस इतना चेंज है। हाइड्रोजन को H प्लस को हटा के अमोनियम आयन लिख दो, सभी रिएक्शन ऊपर वाली है, ऊपर जैसी है ना। H प्लस को हटा के NH4 प्लस लिख देना, सभी रिएक्शन वैसी है। अल्टीमेटली H2O2 बन रहा है, हमें इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बैठा देता हूँ। जो लेबोरेटरी वाले मेथड है वो यहीं पे बता दूंगा मैं। है ना, तो जो लैब मेथड है सुनिएगा ध्यान से। बेरियम ऑक्साइड डॉट H2O, इसका रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी मिलता है, व्हाइट कलर का व्हाइट पीपीटी मिलता है। साथ ही साथ हमें H2O2 भी मिलता है। अरे 8 वाटर मॉलिक्यूल तो चलो अलग आ गया, H2O2 हमें मिल गया। ध्यान से सुनिएगा, हमने H2SO4 लिया है ना, H2SO4 कोल्ड लिया है। H2SO4 कोल्ड क्यों लिया है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं लिया? अगर हाई टेम्परेचर पे ले लेते ना प्रॉब्लम हो जाती,
क्योंकि थोड़ा सा भी अगर H2SO4 बच जाता ना हाई टेम्परेचर पे तो बने हुए H2O2 को डिकम्पोज कर देता वापस से H2 और हाफ O2 में। हम नहीं चाहते कि H2O2 डिकम्पोज हो, क्योंकि हमें तो चाहिए H2O2 है, इसलिए हमने H2SO4 कोल्ड लिया है, कम टेम्परेचर पे लिया है। ठीक है, हमने कम टेम्परेचर पे लिया है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। फिर से बोल रहा हूँ, H2SO4 कोल्ड क्यों लिया है? क्योंकि H2SO4 अगर ज्यादा टेम्परेचर पे लिया होता तो हाई टेम्परेचर पे H2SO4 क्या है, हाई टेम्परेचर पे H2SO4 जो होगा वो H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। बट हम चाहते नहीं है ना कि H2O2 डिकम्पोज हो, क्योंकि हम तो H2O2 का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हमें H2O2 बनाना है बस। वहीं पे हम चाहते हैं कि वहीं पे बने और रुक जाए, आगे डिकम्पोज ना हो। तो इसके लिए हमने H2SO4 कोल्ड लिया, मतलब कम टेम्परेचर पे लिया। ज्यादा टेम्परेचर पे लेते तो पता क्या करता वो इसे डिकम्पोज कर देता। ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, चलिए सेकंड रिएक्शन इसी में Na2O2। Na2O2 का रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ होता है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो बेटा सिंपल आयन एक्सचेंज करा दो, Na2SO4 बन गया प्लस H2O2 बन गया H2O2। Na2O2 को बोलते हैं ऑक्सोन, ऑक्सोन बोलते हैं। Na2O2 को ऑक्सोन बोला जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत सी बातें जो ध्यान रखनी है ना इसमें। लेबोरेटरी में दो मेथड्स हो गए, इंडस्ट्रियली भी दो मेथड हो गए, रिडक्शन वाला देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस देखा, लैब में भी दो मेथड आपने देख लिए, ऑक्साइड से बन रहे दोनों के दोनों। ठीक, चलिए तो ये था प्रिपरेशन H2O2 का। मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली में ये एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड है ये, कलरलेस लिक्विड है वैसे तो ये, बट अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको ले लिया ना H2O2 को, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप इसको लोगे ना तो ये थोड़ा ब्लू कलर का हमें अपीयर होता है, वैसा दिखता है हमें। ठीक है, और सॉल्युबल तो ये है ही बेटा वाटर में, वाटर में तो सॉल्युबल है ही। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, ये सॉल्युबिलिटी इसका वाटर में है ही, अच्छा खासा सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो 423 केल्विन। याद नहीं रखना, इतना ध्यान रखना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है यार, वाटर से ज्यादा है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से कम है, वाटर से कम है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आप बात करें डेंसिटी की बात करें, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, दोनों ही क्या है, वो भी वाटर के, वाटर से ज्यादा है, मतलब वाटर से ज्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर से ज्यादा इसका डेंसिटी भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं H2O2 की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस O2 में, ये डिकम्पोज हो जाता है ना। तो हम चाहते नहीं कि H2O2 डिकम्पोज हो, क्योंकि हमें तो H2O2 ही चाहिए ना। तो इसके डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, है ना, ध्यान से सुनना, और ये रिएक्शन बहुत जल्दी होती है H2O2, क्योंकि इसमें परोक्सी बॉन्ड है ना, परोक्सी बॉन्ड तो थोड़ा अनस्टेबल होता है लोन पर रिपल्शन की वजह से। तो H2O2 चाहता है कि जल्दी से ब्रेक हो, H2 और O2 बने, है ना। और ये कब होता है? ये होता है बेटा लाइट में, है ना, मतलब लाइट है थोड़ा सा भी तो क्या होगा, H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए H2O2 को हम डार्क बॉटल्स में रखते हैं, ताकि लाइट ना मिले उसे और वो डिकम्पोज ना हो, तो डार्क बॉटल में उसे रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ इसको ग्लास में भी नहीं रख सकते, ग्लास में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ग्लास जो होता है ना, उसमें क्या होंगे, एल्कली मेटल्स के आयन होते हैं, एल्कली मेटल के कैटाइंस होते हैं। वो एल्कली मेटल के कैटाइन क्या करते हैं, वो भी H2O2 को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एक वेक्स लाइन स्ट्रक्चर, वेक्स लाइन ग्लास बोल सकते हैं आप, वेक्स लाइन ग्लास जो है उसमें हम क्या है H2O2 को स्टोर करके रखते हैं, ताकि एक तो देखो डार्कनेस तो रखना जरूरी है ताकि सनलाइट ना आए, दूसरा क्या है कि आप इसको ग्लास में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ग्लास जो होता है उसमें एल्कली मेटल के कैटाइंस होते हैं, और वो एल्कली मेटल के कैटाइन ना H2O2 की डिकम्पोजिशन को कैटलाइज कर सकते हैं। तो हम इसलिए हमने क्या वेक्स लाइन ग्लास यूज किया। ठीक है, अल्टीमेटली हम H2O2 बनने नहीं, H2O2 को डिकम्पोज नहीं होने देना चाहते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? या फिर ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी H2O2 अगर डिकम्पोज भी हो गया है तो इसमें नेगेटिव कैटालिस्ट डाल दो। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन की रेट को स्लो कर देता है, स्लो करेगा मतलब बहुत ही कम डिकम्पोज होगा।
तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट कौन कौन से हैं बेटा? यूरिया हो गया, H3PO4 हो गया, ठीक है, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब यहाँ पे नेगेटिव कैटालिस्ट है। ये सब क्या करेंगे? ये सब H2O2 के डीकम्पोजिशन को बहुत ही स्लो कर देंगे। ऐसा भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे जो H2SO4 मैंने लिया है वो डाइल्यूट है बेटा, ठीक है, लेबोरेटरी वाले में डाइल्यूट है। हाँ, H2O2 लार्ज अमाउंट में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेंगे H2O2 का तो कलर डिफरेंट दिखता है बेटा, एक ब्लू कलर दिखता है हमें, ठीक है। चलिए, इतनी कहानी हो गई, सब समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे जा रहा हूं मैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेंसिटी H2O2 का ज्यादा होता है वाटर से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेंसिटी, ठीक। चलिए, इसी के H2O2 के एसिडिक नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके एसिडिक नेचर की बात कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, अच्छा सॉल्वेंट है बेटा वाटर से, ठीक है। H2O2 के नेचर की बात कर लेते हैं बेटा। H2O2 जो होता है, बट फिर वही बात ना कि अच्छा सॉल्वेंट तो है बट H2O2 रहना भी तो चाहिए यार, एज इट इज वो तो डिकम्पोज जाता है ना बहुत जल्दी। तो एसिडिक नेचर जो है बेटा, देखो आपको पता होना चाहिए कि H2O2 जो है दो हाइड्रोजन है, पहले एक हाइड्रोजन देता है H प्लस और HO2 माइनस बनता है। इसका जो Ka होता है बेटा बहुत कम होता है, 1.5 इंटू 10⁻12, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतना कम है। इसका मतलब बहुत ही कम H प्लस मिल रहा है, इसका मतलब वीक एसिड है, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है ये तो, ये तो बहुत ज्यादा वीक एसिड है, ये हमें समझ में आ गया। एसिड है तो बेस के साथ तो रिएक्शन करेगा ही, H2O2 अगर एसिड है तो किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। अरे बेस ले लीजिए, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, चलो, तो सॉल्ट बनना चाहिए ना यार। हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 रिएक्शन करके क्या बनेगा? चलिए, मैं साथ ही साथ दूसरा भी रिएक्शन लिख लेता हूँ, Na2CO3, ये भी बेस ही तो है, इसका H2O2 के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? Na2O2 और ये दोनों मिला के H2CO3। समझ आ रहा है? और ये दोनों मिला के ऊपर जो कंपाउंड बनेगा बेटा, वो बनेगा बेरियम ऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड डॉट एट H2O। याद है ये कंपाउंड, देखा कहीं पे लेबोरेटरी मेथड में? इसी से तो H2O2 बनाया था, याद है? लेबोरेटरी वाले मेथड में इसी से तो H2O2 बनाया था। हाँ, तो ये कैसे बनता है? जब आप H2O2 देखो रिवर्स में, H2O2 का रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो मतलब ये दोनों रिएक्शन में H2O2 अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है यार, इतना बताना चाहता हूँ मैं, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है बस। हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है एक्चुअली में। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, दो केसेस में बात करेंगे, एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम। पहली बात तो ये कि जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये H2O में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। सुनना ध्यान से, एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, दोनों में ही H2O2 कन्वर्ट H2O में होगा, है ना। इतना ध्यान से सुन लेना कि H2O2 एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
एसिडिक मीडियम में H2O2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वीक एल्कलाइन मीडियम के कंपैरिजन में, बट एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन फास्ट होती है। एसिडिक मीडियम में H2O2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट एल्कलाइन मीडियम में जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। तो इसका मतलब एल्कलाइन मीडियम जो है वो काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफर किया जाएगा। काइनेटिक्स जहां पे हम रेट की बात करते हैं वहां पे इसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या होता है एसिडिक मीडियम में? H2O2 खुद तो H2O में चला गया, मतलब खुद तो ये -1 से -2 में चला गया, रिडक्शन हो गया इसका, तो समझ आ गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, जिसका सामने वाले का ऑक्सीडेशन हुआ वो कहां से कहां पे जाएगा? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। पीबीएस जाता है PbSO4 में, H2S जाता है एलिमेंटल सल्फर के फॉर्म में, I- जाता है I2 में, ASO3 जाता है ESO4 में, SO3 जाता है सल्फेट में, S-2 जाता है सल्फेट में, अरे Fe+2 जाता है Fe+3 में। चलिए वो तो देखिए FeCN का होल 6 -2 ये जाता है FeCN का होल 6 -3 में। एसिडिक मीडियम में इतनी सब रिएक्शन है इसकी। बेसिक मीडियम में क्या होगा? हाँ, बेसिक मीडियम में कुछ लिमिटेड रिएक्शन है इसकी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बेसिक मीडियम वाले की बात, चलो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे क्योंकि एक स्पेशल रिएक्शन आती है वहां पे। तो ये एसिडिक मीडियम का देखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, खुद तो H2O में, H2S के बाद बेटा आयोडीन है, आयोडीन है। हाँ, सब याद रखना है। पढ़ा क्यों रहा हूँ जब याद नहीं रखना? तो ये बताया क्यों मैंने? इतना याद सब रखना है तुम लोगों को, सब याद रखना है बेटा। क्या है आफ्टर एस? वो बेटा नीचे एरो बनाया यार, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मिलती है सल्फर की आपको यहाँ पे। डिफरेंस होता है थोड़ा, तो डिफरेंस होता है पीपीटी और टर्बिडिटी में ना। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्लियर हो गया। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है एसिडिक मीडियम में, हमने देखा बेसिक मीडियम में भी करता है। मैंने कहा था कि एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, बट बेसिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, इतना सब हमें पता चल गया। होने क्या वाला है बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में? क्या होता है? वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन बता रहा हूँ कि जो क्रोमियम+3 है बेसिक मीडियम, मतलब OH- की प्रेजेंस में H2O2 क्या करता है, खुद तो H2 में चला जाएगा, क्रोमियम+3 को CrO4-2 में, मतलब क्रोमियम+6 पे चला गया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट, +3 से +6 में बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एग्जैक्टली ऐसे ही सोडियम मेटाबोरेट के साथ भी होता है। जब इसका H2O2 के साथ रिएक्शन होता है तो एक कंपाउंड बनता है बेटा, वो कंपाउंड जरूर ध्यान रखेंगे आप। बोरोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरोन, यहाँ पे आएगा OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं सोडियम परऑक्सो बोरेट, सोडियम परऑक्सो बोरेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये हाँ, सोडियम बाहर है इसके, पूरा कंपाउंड है और 6 वाटर मॉलिक्यूल है इसके पास। पूरी रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ। NaBO2 बोरोन 2 थे तो ये यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल थे
ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल 6 थे, तो यहाँ पे भी 6 हो गया, H2O2 ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये एल्कलाइन मीडियम में ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि H2O2 कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब बिहेव करेगा तो पहले तो ध्यान से सुन लेना कि H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो -1 से O2 में जाएगा, वो 0 में। देखो इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो किस किस को रिड्यूस करेगा ये, देखो रिडक्शन किसका होता है, ऑब्वियस बात है मेटल्स का होता है जनरली। तो सर देखो मेटल्स को रिड्यूस करता है, मेटल्स के ऑक्साइड में से मेटल निकाल लेता है ना। ओजोन को O2 में रिड्यूस करता है, ऊपर से FeCN6 का होल थ्राइस माइनस को रिड्यूस करता है, FeCN6 का CN6-2, इसमें फेरिक साइनाइड को फेरस साइनाइड में रिड्यूस करता है। ये सब बातें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है H2O2 के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग वाली इसकी रिएक्शन ज्यादा है, रिड्यूसिंग एजेंट वाली सिर्फ इतनी रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं आपको नोट्स इसके जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, मतलब मॉड्यूल वाला पार्ट H2O2 अभी आपके मॉड्यूल में नहीं है बेटा। ये Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, चलो मुझे आप लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी, है ना। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ यार। यहाँ पे ये -4 होगा, हाँ कितना +3 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे +4 नहीं होता, आयरन +2 +3 +2 ही होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था ना, आयरन +2 या +3 में होता है यार, +4 कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा देखो रिएक्शन फास्ट क्यों हो रही है ना, वो काइनेटिक्स से पता चलता है ना। रेट के बारे में नो वन कैन कमेंट है ना, कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है कौन सी स्लो हो रही है, इसके बारे में तो आप बता ही नहीं सकते, वो तो प्रैक्टिकल डेटा है ना, ऑब्जर्वेशन है वो तो। कौन सा रिएक्शन पहले बन रहा है कौन सा प्रोडक्ट बाद में बन रहा है ये भी नहीं बता सकते आप, तो वो भी ऑब्जर्वेशन है। कौन ज्यादा बन रहा है कौन कम बन रहा है ये भी नहीं बता सकते, कैसे बता सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन फास्ट होती है, उसको आप पूछ रहे हो कि क्यों, तो ये कैसे बता सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट करने में पता चला, ऑब्जर्वेशन है कि फास्ट हो रही है। कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बोलूंगी कि सर वहां पे कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, सिंपल। ठीक, ऐसा भी सोच सकते हैं। यहाँ पे नहीं है बेटा एसिडिक और एल्कालाइन मीडियम, जहां पे जरूरत है वहीं पे बात की जाती है बेटा, कोई यूनिटरी मेथड नहीं है यार कि 1 से 2 मिला तो 2 से 4 3 से 6 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो थिंकिंग है ना दिमाग से निकाल के फेंक दो। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों बताया सर, यहाँ पे बताओ, जहां पे जिस चीज की जरूरत है उतना ही बताया जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ यूनिटरी मेथड नहीं चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन है। अभी एस ब्लॉक पढ़ोगे पता चलेगा और डिटेल में कि इन चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है। इन चैप्टर्स को सुना जाता है शांति से, नहीं तो होता क्या है कि नोट्स जो होते हैं टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्लास में, खुद से पढ़ना होता है। मैं पहले बोल रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत रेयर होगा कि हाइड्रोजन कहीं पे पढ़ाया जाता है। ये तुमको बताया जा रहा है ना तो सुन लो चुपचाप, बस ज्ञान मत दो बीच में इसमें मुझे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास था मेरे पास इसलिए मैंने पढ़ा दिया, नहीं तो मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करता ये तुमको सीधा नोट्स देता, मैं बोलता मॉड्यूल पढ़ो, डाउट है तो पूछ लो, ऐसा होता है इन सब में। ध्यान से सुन लेना। चलो H2O2 के टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट ऑफ H2O2 कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन में H2O2 यार, बहुत बढ़िया सा रिएक्शन है। देखो H2O2 है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, K2Cr2O7 डाल दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। वो क्या करता है, वो CrO5 बनाता है जो कि एक सॉलिड होता है, एक ब्लू कलर का सॉलिड होता है। CrO5 तो क्या होता है आपको पता है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा होता है ना। तो H2O2 है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, K2Cr2O7 डाल देंगे। अगर ब्लू कलर का सॉलिड मिल गया इसका मतलब था, इसका मतलब H2O2 था, नहीं मिला तो नहीं था, राइट। या फिर H2O2 की प्रेजेंस के लिए उसमें आप क्या कीजिए, फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर दीजिए। फॉर्मल्डिहाइड ऐड करने पे क्या होगा बेटा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। बट ध्यान से सुनना,
ये जो रिएक्शन है ये डार्कनेस अंधेरे में होती है, ये रिएक्शन डार्कनेस अंधेरे में होती है। अंधेरे में इस मतलब फॉर्मल्डिहाइड को H2O में मिलाएंगे डार्कनेस में तो ये रिएक्शन होगी। हाँ, जब ये रिएक्शन होती है ना तो इस रिएक्शन के होने से लाइट इमिट होती है, और जो लाइट इमिट होती है वो येलो कलर की दिखती है। तो आप क्या करेंगे, आपको कोई बोले H2O2 है या नहीं, हम क्या करेंगे H2O2 को उसमें फॉर्मल्डिहाइड मिला देंगे डार्कनेस में और देखेंगे कि अगर येलो कलर मिल गया, मुझे येलो कलर का लाइट मिल गया, मतलब H2O2 था, नहीं मिला तो नहीं था। उसके अलावा टाइटेनियम के जो भी सोल्ट होते हैं, सोल्ट ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम के जो भी सोल्ट होते हैं वो H2O2 के साथ रिएक्शन करके येलो या फिर ऑरेंज कलर के कंपाउंड्स देते हैं। ठीक है, या तो येलो या फिर ऑरेंज कलर के कंपाउंड्स देते हैं। ध्यान से सुनना, आपको प्रोडक्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि टाइटेनियम का जो सोल्ट है वो येलो कलर का प्रोडक्ट देगा H2O2 के साथ, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एक येलो कलर की लाइट देगा, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक ब्लू कलर का सॉलिड देगा जिसे हम CrO5 बोलते हैं, या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जिसका होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कोई फालतू बात नहीं करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 की बात करते हैं। दो तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, एक होती है बेयर्स स्ट्रक्चर और एक होती है किंगजेट स्ट्रक्चर। जो बेयर्स स्ट्रक्चर है पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो बेयर्स स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस तरीके की होती है। मैं पहले बेयर्स की बात कर रहा हूँ, किंगजेट मैंने लिख दिया है, मैं उसकी बात जब भी करूंगा आपको बता दूंगा। ये आप ओपन बुक, एक ओपन बुक या लैपटॉप समझ लीजिए, लैपटॉप जैसा है, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसे बना रहा हूँ H2O2 देखना ध्यान से। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये H2O2 का बेयर्स स्ट्रक्चर है, बट ध्यान से सुनना कि H2O2 कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है उस पे भी डिपेंड करते हैं इनके बॉन्ड एंगल। जैसे कि मान लो मैं फिर से एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने बना दिया। मैं ये बता दूं आपको कि दोनों स्ट्रक्चर ऊपर गैस फेज में है, नीचे सॉलिड फेज में है। बात तो सेम ही है सर, सेम ही लग रहा है देखने में, तो बिल्कुल है, स्ट्रक्चर दिखने में सेम है, बट बॉन्ड एंगल जो गैसियस स्टेट में होता है बेटा यहाँ पे ये 94.8 डिग्री होता है, बट सॉलिड स्टेट में जो बॉन्ड है वो 101.9 डिग्री होता है। तो ये बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है। बाकी गैसियस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में H2O2 का जो बेयर्स स्ट्रक्चर है वो ओपन बुक जैसा होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किंगजेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बेटा किंगजेट स्ट्रक्चर होता है कि H2O बना दो और H2O में ये ऑक्सीजन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दे, ये H2O2 का किंगजेट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये H2O2 का किंगजेट स्ट्रक्चर हो गया। किंगजेट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको सर, ये बताएगा हमें, ये किंगजेट स्ट्रक्चर एक्चुअली में H2O2 के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को दिखाता है। वो दिखा रहा है ना कि उसके पास एक ऑक्सीजन फ्री है, अलग से है, तो ये ऑक्सीजन निकाल सकता है। अगर जो ऑक्सीजन निकाल देगा दूसरे कंपाउंड में जो ऑक्सीजन ऐड कर देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो किंगजेट स्ट्रक्चर आपको बेसिकली आइडिया देगा कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और बेयर्स स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि ओपन चेन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियरली समझ में आ गया? चलिए, हाँ या ना, यहाँ तक समझ आया आपको? इतना बताइए सीधा जल्दी से। ठीक है ठीक है, हाँ 1 मिनट रुकिएगा। बेटा फिर से वही बात, आपने किसी ने पूछा कि लिक्विड में क्या होगा सर। बेटा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, मैं फिर से तुमको बोल रहा हूँ, ये लीनियर मेथड नहीं है यार, तुम लोग को समझ में क्यों नहीं आती बात?
जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही तुम लोगों को, ठीक है। हर एक पॉइंट के बारे में बात नहीं होती, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही उसी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, यहां तक सीन समझ आया। मॉड्यूल है सबके सामने अभी, मॉड्यूल है, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, मॉड्यूल में पेज नंबर 128 पे आइए सीधा। मॉड्यूल में पेज नंबर 128 पे आ जाइए सीधा, ठीक है। पेज नंबर 128 पे आइए। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कीजिए अभी, और बताइए पूरा बिगनर्स बॉक्स अभी सॉल्व कीजिए और बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है हमें। अभी के अभी मैंने कहा इस चैप्टर के बारे में आज के बाद मैं बात ही नहीं करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा खत्म कर देना आज ही।